हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उमेश नागतोड़े और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बारे में। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं इस एक्ट की हिस्ट्री से। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इंडियन सिटीजन्स को बहुत ही पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही थी और हेल्थ केयर सिस्टम में सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के ड्रग्स को यूज़ किए जा रहे थे। ड्रग इंक्वायरी कमेटी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, जिसकी रिपोर्ट इंडियन मेडिकल गैजेट ड्यूरिंग द ईयर 1920-1930 में पब्लिश हुई थी। देन फाइनली 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया। देन 1945 में इस एक्ट के अंतर्गत कुछ रूल्स आए। अब बात करते हैं इस एक्ट को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। पहला ऑब्जेक्टिव था ड्रग एंड कॉस्मेटिक के इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल को लाइसेंसिंग के थ्रू रेगुलेट किया जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव था ये इंश्योर करना कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल एक क्वालिफाइड पर्सन ही करे। इसके अलावा सब स्टैंडर्ड ड्रग्स की सेल, मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट को भी रोका जाए। इसके अलावा आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी जैसे मेडिसिनल सिस्टम में भी ड्रग्स के मैन्युफैक्चर और सेल को रेगुलेट किया जाए। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में और जानने से पहले हमें इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को जानना पड़ेगा, जिसमें पहला है ड्रग्स। ड्रग्स के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आइए देखते हैं ड्रग्स को एग्जैक्टली कैसे डिफाइन किया जा सकता है। All substances intended to be used or in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of any disease or disorder in human beings or animals, including the preparations applied on human body for the purpose of repelling insect like mosquitoes। जिसका मतलब है हर वो सब्सटेंस जिसका यूज़ हम डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, माइटिगेशन या किसी डिजीज़ के प्रिवेंशन में करते हैं, फिर चाहे वो हम ह्यूमन बींग्स में करें या एनिमल्स पे, वो ड्रग्स हैं। आइए अब देखते हैं कॉस्मेटिक क्या है। एनी पार्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, पोर्ड, स्प्रिंकल्ड और स्प्रेड ऑन और इंट्रोड्यूस्ड इनटू और अदरवाइज अप्लाइड टू द ह्यूमन बॉडी और एनी पार्ट देयर ऑफ क्लींसिंग, ब्यूटिफाइंग, प्रमोटिंग अट्रैक्टिवनेस और अल्टरिंग द अपीयरेंस and includes any article intended for use as a component of cosmetic। जिसका मतलब है ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसे हम रब, पोर, स्प्रिंकल या स्प्रे करते हैं ह्यूमन बॉडी पर या ह्यूमन बॉडी के किसी भी पार्ट पर, फिर चाहे वो क्लींसिंग के लिए हो, ब्यूटिफाइंग के लिए हो या फिर आपके अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हो, वो सब्सटेंस कॉस्मेटिक कहलाएगा। ओके गाइस, तो जब भी आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ेंगे तो आपको मिस ब्रांडेड ड्रग्स, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स और स्पूरियस ड्रग के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग्स की। अगर किसी ड्रग की थेरेप्यूटिक वैल्यू को बढ़ाकर बताया जाए जैसा कि वो एक्चुअली नहीं है, या फिर वो ड्रग प्रिस्क्राइब्ड तरीके से लेबल्ड नहीं है, तो ऐसे ड्रग को हम मिस ब्रांडेड ड्रग्स में काउंट करेंगे। अब बात करते हैं अडल्ट्रेटेड ड्रग्स क्या होते हैं। अगर किसी ड्रग को प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन ना मिले तो हो सकता है वो कंटामिनेटेड या फिर डिकम्पोज हो जाए, जिसे हेल्थ के लिए इंजूरियस माना जाता है। सो ऐसा ड्रग जिसमें कंटामिनेशन हो या फिर वो डिकम्पोज हो चुका हो, ऐसे ड्रग्स को हम अडल्ट्रेटेड ड्रग्स में काउंट करेंगे। आइए अब बात करते हैं स्पूरियस ड्रग्स के बारे में। ऐसे ड्रग्स जिन्हें किसी और ड्रग के नाम पर इंपोर्ट किया जाए, या फिर ऐसे ड्रग्स जो कि ब्रांडेड नहीं है लेकिन किसी ब्रांडेड ड्रग की कॉपी कर रहे हैं, तो ऐसे ड्रग्स को स्पूरियस ड्रग्स में काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं इस एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट की, जिसमें पहला है DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। सेकेंड है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, CDL। थर्ड वन इज ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी इन स्टेट्स। फोर्थ इज गवर्नमेंट एनालिस्ट। फिफ्थ इज लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड सिक्स्थ इज ड्रग इंस्पेक्टर्स। अब बात करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या है। ड्रग्स एंड टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करती है रिगार्डिंग दी टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड टू ड्रग। और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का काम कस्टम कलेक्टर्स, कोर्ट्स या फिर ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा भेजे गए सैंपल्स का टेस्ट और एनालिसिस करना होता है। इसके अलावा इम्पोर्टेड सैंपल का भी क्वालिटी कंट्रोल
सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ही करती है। अब बात करते हैं स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरीज के बारे में, जिसका काम स्टेट में ड्रग और फूड के सैंपल्स को कलेक्ट करना होता है, जिसका एनालिसिस करके इन्हें रिपोर्ट सबमिट करना होता है। इसके अलावा स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरीज एक्साइज सैंपल का भी एनालिसिस करती है। स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरीज के मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, जिनमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फूड और आयुर्वेदिक डिविजन्स इम्पोर्टेंट हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट की। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिसर को हायर करती है, जिसका काम एलोपैथिक ड्रग्स का एनालिसिस करना होता है। इन ऑफिसर्स को हम गवर्नमेंट एनालिस्ट कहते हैं। गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है। एक गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी जैसे किसी भी मेडिसिनल सिस्टम में डिग्री होना नेसेसरी है। इसके अलावा कम से कम 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस ड्रग्स के एनालिसिस में नेसेसरी है। अब बात करते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी की। लाइसेंसिंग अथॉरिटी को एक स्पेसिफिक एरिया असाइन किया जाता है, जिनमें उनका काम हर एक प्रीमाइसेस को इंस्पेक्ट करना होता है, जहां पर भी ड्रग का होलसेल या रिटेल बिजनेस किया जा रहा है। इसके अलावा इनका काम सैंपल्स को जब्त करना और उन्हें एनालिसिस के लिए भेजना भी होता है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी किसी कंप्लेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अपने द्वारा किए गए हर एक इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड भी रखना होता है। अब बात करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर की। ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा असाइंड एक ऑफिसर्स होते हैं, जिनका काम इंस्पेक्शन करना या फिर किसी ड्रग या कॉस्मेटिक का सैंपल लेना होता है, जिन्हें ये सेंट्रल या ड्रग लेबोरेटरीज में भेज देते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन भी गवर्नमेंट एनालिस्ट की तरह सेम होती है। इसमें आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी जैसे मेडिसिनल सिस्टम्स में डिग्री के साथ कम से कम 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस भी नेसेसरी है। अब बात करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं। इसमें पहला है प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट, प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर, प्रोहिबिशन ऑफ सेल। अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफाइड ड्रग हैं जिनका इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर और सेल प्रोहिबिटेड है। आइए जानते हैं वो कौन से ड्रग हैं जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में प्रोहिबिटेड हैं। इसमें पहला है मिस ब्रांडेड ड्रग, ड्रग्स ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, ड्रग्स क्लेमिंग टू क्योर डिजीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, स्पूरियस ड्रग्स, patent and proprietary medicine whose true formula is not disclosed, drugs used for consumption by government schemes such as armed force, physician samples, etc. ऐसे ड्रग्स जो कि मिस ब्रांडेड हैं या फिर सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं, तो ऐसे ड्रग्स को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं या फिर उनका मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ड्रग्स जो क्लेम करते हैं कि वो शेड्यूल जे के डिजीज़ेस को क्योर कर सकते हैं। जो लोग शेड्यूल जे के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि शेड्यूल जे में कुछ ऐसे डिजीज़ का लिस्ट है जिन्हें कोई भी ड्रग क्योर करने का क्लेम नहीं कर सकता। इसके अलावा पेटेंट या फिर प्रोप्राइटरी मेडिसिन भी प्रोहिबिटेड हैं। ऐसे ड्रग्स जिनका सेल गवर्नमेंट स्कीम के तहत होता है, जैसे कि आर्म्ड फोर्स में यूज़ होने वाली मेडिसिन या फिर फिजिशियन सैंपल्स, इनका भी इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग या सेल नहीं किया जा सकता है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कुछ रूल्स हैं जिनका वायलेशन करना या पालन ना करना एक ऑफेंस है, जिसके लिए पेनल्टीज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 में स्पेसिफाइड है। आइए जानते हैं कौन से ऑफेंस के लिए क्या पेनल्टीज हैं। इसमें पहला है पेनल्टीज रिलेटेड टू इम्पोर्ट। अगर हम किसी स्पूरियस, अडल्ट्रेटेड या फिर पॉइजनस ड्रग का इंपोर्ट करते हैं तो हमें 3 साल की जेल यानी कि इम्प्रिजनमेंट और 5,000 रुपीज़ फाइन देना पड़ सकता है। अब ये 3 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 5,000 रुपीज़ फाइन फर्स्ट कन्विक्शन के लिए है। अगर हम यही गलती दोबारा दोहराते हैं तो हमें 5 साल का इम्प्रिजनमेंट और 10,000 रुपीज़ फाइन दोनों देना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रविक्शन ऑफ प्रोविजन। अगर हम किसी भी तरीके से इन रूल्स का वायलेशन करते हैं तो हमें 6 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 500 रुपीज़ फाइन देना पड़ सकता है, और यही गलती दोहराने पर हमें 1 साल का इम्प्रिजनमेंट या फिर 1,000 रुपीज़ का फाइन देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं पेनल्टीज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर हम जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्या क्या ऑफेंसेस है और उनके लिए हमें क्या क्या पेनल्टीज देनी पड़ सकती हैं।
जिसमें पहला है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी स्पूरियस ड्रग्स। किसी भी स्पूरियस ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग करने पर हमें 1 से 3 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फिर हमें 5,000 रुपये फ़ाइन देना पड़ सकता है। सेम ऑफेंस दोहराने पर हमें 2 to 6 ईयर का इम्प्रिजनमेंट या फिर 10,000 रुपीज़ फ़ाइन देना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ अडल्ट्रेटेड ड्रग्स। किसी भी अडल्ट्रेटेड ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग करने पर हमें 1 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फिर हमें 2,000 रुपीज़ फ़ाइन देना पड़ सकता है। सेम ऑफेंस दोहराने पर हमें 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट या फिर 2,000 रुपीज़ फ़ाइन देना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट जाकर किसी भी ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग करने पर हमें 3 मंथ की इम्प्रिजनमेंट या फिर हमें 500 रुपीज़ फ़ाइन देना पड़ सकता है। सेम ऑफेंस दोहराने पर हमें 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट या फिर 1,000 रुपीज़ फ़ाइन देना पड़ सकता है। गाइस, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसे हम 10 से 12 मिनट में कम्प्लीटली नहीं पढ़ सकते हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में शेड्यूल्स भी होते हैं जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के इंटीग्रल पार्ट हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।